नमस्कार। इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं इमेजिनरी नंबर्स के बारे में, कॉम्प्लेक्स नंबर्स के बारे में जानेंगे। साथ ही साथ हम लोग वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर्स के एब्सोल्यूट वैल्यू को जानेंगे। इवन नंबर सम संख्या, ऑड नंबर विषम संख्या, प्राइम नंबर अभाज्य संख्याएँ, कंपोजिट नंबर्स संयुक्त संख्याएँ या रूढ़ संख्याएँ भी जानेंगे। साथ ही साथ हम लोग जानेंगे कि संख्याओं की विभाज्यता के नियम जानेंगे और फिर हम ये भी पता लगाएंगे कि कैसे किसी संख्या के बारे में यह हम लोग जान सकते हैं कि वह प्राइम है या नहीं है, यानी वो अभाज्य संख्या है या नहीं है। तो ये शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ने पिछली कक्षा में देखा था कि रियल नंबर जो है यानी वास्तविक संख्या जो है वो दो हिस्से में बढ़ती हैं, एक तो रेशनल नंबर और दूसरे इरेशनल नंबर, यानी परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। और परिमेय संख्या के अंतर्गत ही आती हैं पूर्णांक संख्या इंटीजर्स, और इंटीजर्स के अंतर्गत आते हैं होल नंबर्स यानी पूर्ण संख्या, और पूर्ण संख्या के अंतर्गत आते हैं प्राकृतिक संख्या नेचुरल नंबर्स। तो एक तरह से सेट और सबसेट का मामला है यहाँ पर। रियल नंबर के अंतर्गत जो है रियल नंबर के अंतर्गत ही आती हैं रेशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स, और रेशनल नंबर के अंतर्गत आ जाते हैं फिर इंटीजर्स, इंटीजर्स के अंतर्गत आ जाते हैं होल नंबर्स, और होल नंबर के अंतर्गत आ जाते हैं नेचुरल नंबर्स। कुछ इस तरह का है। तो हम लोगों ने ये पहले ही देख लिया था। और हम लोग आगे बढ़ते हैं कि हम लोग जो रियल नंबर्स यानी वास्तविक संख्या है उन्हें हम लोग क्या कर सकते हैं, संख्या रेखा पर दर्शा सकते हैं। जबकि जो इरेशनल नंबर हैं, इरेशनल नंबर्स को हम लोग नंबर लाइन पर तो दिखाते हैं, लेकिन उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, उनके निकटतम मान अप्रोक्सीमेट वैल्यू का ही प्रयोग करते हैं। रियल नंबर्स को नंबर लाइन पर दिखाना संभव है, यानी परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों को ही हम संख्या रेखा पर दिखा सकते हैं। संख्या रेखा ये होती है, बीच में 0 होता है और एक तरफ 1 2 3 4 ये पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, और एक तरफ -1 -2 -3 -4 ये निगेटिव नंबर्स होते हैं। तो संख्या रेखा पर हम रियल नंबर्स को दर्शा सकते हैं, लेकिन कुछ नंबर्स ऐसे भी हैं जिन्हें संख्या रेखा पर दर्शाना संभव नहीं है। ऐसे ही नंबर्स हैं इमेजिनरी नंबर्स, काल्पनिक संख्या, और कॉम्प्लेक्स नंबर्स। इमेजिनरी नंबर्स जो हैं वो क्या होती हैं, वो वास्तविक संख्या में आई यानी इमेजिनरी यूनिट जो है उससे गुना करने पर प्राप्त होता है। जैसे 3i या 5i या 7i, ये सब जो है वो क्या है, वो इमेजिनरी नंबर्स हैं। अब इमेजिनरी नंबर्स वास्तव में क्या है, किसी भी निगेटिव संख्या का, जैसे हम लोगों ने देखा कि संख्या रेखा पर बाईं तरफ जाने पर क्या होते हैं, संख्या जो नकारात्मक हो जाती है। तो इनका जो स्क्वायर रूट होगा यानी -√-1, √-2, √-3, इन्हें अगर हमें दिखाना होगा तो ये क्या होंगे, इन्हें हम इमेजिनरी नंबर्स के ही माध्यम से दिखा सकते हैं। और इसी के लिए आई का प्रयोग किया जाता है। आई का वास्तविक अर्थ है √-1, इसलिए आई स्क्वायर जब होता है तो उसका मान होता है -1। अब जैसे 5i है तो इसका मान होगा √-5। जैसे यहाँ पर 1 √-i है तो यह हुआ i, √-2 है तो यह हो जाएगा 2i, √-3 है तो यह हो जाएगा 3i। तो इस तरह से हम लोग इमेजिनरी नंबर्स का प्रयोग करते हैं। अब कॉम्प्लेक्स नंबर जो होते हैं वो रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर दोनों को जोड़ने से बनते हैं। जैसे अगर एक रियल नंबर a है और इमेजिनरी नंबर जो है वह bi है, तो a + bi के रूप में हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर को लिख सकते हैं। जैसे 5 + 3i, 5 + 3i का मतलब क्या होगा, 5 जो √-3, यही होगा इसका अर्थ। इनका प्रयोग जो है कॉम्प्लेक्स नंबर्स का प्रयोग आमतौर पर आम जिंदगी में भी होता है, लेकिन कंप्यूटर साइंस के क्षेत्र में होता है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग के क्षेत्र में होता है और सिविल इंजीनियरिंग के क्षेत्र में होता है। अब हम लोग रियल नंबर यानी वास्तविक संख्याओं के निरपेक्ष मान को जान लेते हैं। निरपेक्ष मान निकालने के लिए क्या करते हैं, हम लोग उन्हें मॉड के भीतर डाल देते हैं। अगर कोई वास्तविक संख्या a है तो उसका निरपेक्ष मान होगा मॉड a। मॉड a का मतलब दोनों तरफ एक एक लाइन खींच देते हैं और यही मॉड a कहलाता है। अब
इसके अंतर्गत अगर हम निगेटिव संख्या रखेंगे तो भी वह पॉजिटिव ही के रूप में बाहर आएगा, और अगर पॉजिटिव रखेंगे तो भी वह बाहर आकर पॉजिटिव ही रहेगा। तो रूट अंडर -5 जो है वो 5 ही होगा, और मॉड -5 5 ही होगा, और मॉड 5 भी 5 ही होगा। इसके अंतर्गत जो संक्रियाएँ होंगी वह भी उसी तरह से होगा। -2 + 5 अगर हम लोग करेंगे तो मॉड के अंदर 3 आ जाएगा, और यह 3 ही होगा। -5 + 2 करेंगे तो मॉड के अंदर -3 आएगा, और उसका बाहर निकालेंगे तो वो 3 ही निकलेगा। मॉड के बाहर क्या है उससे कोई मतलब नहीं है। मॉड के बाहर अगर माइनस है और फिर 5 है मॉड के अंदर, तो मॉड के से बाहर 5 निकलेगा और माइनस उसमें लग जाएगा तो -5 हो जाएगा। ऐसे मॉड के अंदर -5 है तो वह बाहर निकलेगा तो वह क्या हो जाएगा, 5 होगा, और इधर माइनस इसे मिल जाएगा तो -5 हो जाएगा। अब हम लोग एब्सोल्यूट वैल्यू को अगर सही मायने से देखें तो यह कुछ भी नहीं है, यह है 0 से उस संख्या का कितनी दूरी है। संख्या रेखा पर 0 से उस संख्या की कितनी दूरी है। तो अगर हम -5 को भी देखें तो वह 5 यूनिट दूर है, और अगर 5 को देखें तो वह भी +5 को भी देखें तो वह 5 यूनिट ही दूर है। तो एब्सोल्यूट वैल्यू इसीलिए निगेटिव और पॉजिटिव दोनों संख्याओं का समान ही निकलता है। अब हम लोग जान लेते हैं सम संख्या और विषम संख्या को, इवन नंबर और ऑड नंबर। इवन नंबर और ऑड नंबर जो है वो सीधे सरपट इस तरह से हम लोग बांटते हैं कि कोई भी दो संख्या है, अगर कोई भी संख्या अगर उसमें 2 से भाग लग जा रहा है तो वह सम संख्या होगी, और अगर उसमें 2 से भाग नहीं लग रहा तो वह विषम संख्या होगी। और इसके लिए सीधा सरपट है, याद रखना, यह तो कुछ भी नहीं है, बहुत आसान ही है, आपको पता ही होगा। 0, 2, 4, 6, 8 अगर इकाई अंक जो हैं 0, 2, 4 या 6 या 8 हो तो वह सम संख्या होगी, और इधर 1, 3, 5, 7, 9 हो तो वह विषम संख्या होगी। अब जैसे हम लोग उदाहरण देख लेते हैं, यहाँ पर 1, 2, 3, 4 है, तो 1, 2, 3, 4 में अगर देखें तो यहाँ 4 है इकाई अंक 4 है तो यह सम संख्या होगी। यहाँ इकाई अंक 0 है तो यह सम संख्या होगी। इधर इकाई अंक 5 है तो यह विषम संख्या होगी। यहाँ इकाई अंक 9 है तो यह भी विषम संख्या होगी। अब एक टेस्ट हम लोग देख लेते हैं। अब आपको यह बताना है कि 1, 2, 3, 4, 5, 6 में यह ऑड होगा या इवन होगा। तो यहाँ पर इकाई अंक क्या है, यहाँ पर इकाई अंक है 6, तो यह क्या होगा, यह होगा इवन, यह होगा इवन। यहाँ दूसरी ओर यहाँ देखते हैं इकाई अंक क्या है 7 है, तो यह क्या होगा, यह होगा ऑड। यहाँ पर इकाई अंक क्या है 8 है, तो यह क्या होगा, यह होगा इवन। यहाँ पर तो 1 है तो यह तो ऑड होगा। यहाँ पर इकाई अंक क्या है 0 है, तो यह क्या होगा, यह होगा इवन। यानी यह हो गई सम संख्या, यह हो गई विषम संख्या, यह हो गई सम संख्या, यह भी हो गई, यह हो गई विषम संख्या, और यह हो गई सम संख्या। यहाँ आगे भी देखेंगे तो यह क्या होगा, 9 है यहाँ पर इकाई अंक, तो यह क्या होगा, यह होगा विषम संख्या। यहाँ पर इकाई अंक 1 है तो यह क्या होगा, यह भी ऑड होगा, विषम संख्या। यहाँ पर इकाई अंक 3 है तो यह भी ऑड होगा, यह भी होगा विषम संख्या। यहाँ पर इकाई अंक 0 है तो यह होगा इवन, सम संख्या। और यहाँ पर इकाई अंक 7 है तो यह क्या होगा, ऑड, विषम संख्या होगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब दो से विभक्ति के नियम हम लोग को विभक्ति के नियम से देख लेना है। कुछ संख्याओं से विभक्ति का नियम जानना जरूरी है। तो दो से विभक्ति का नियम हम लोग ने भी सम संख्या के मामले में पढ़ा कि इकाई अंक जो है वो क्या हो, 0, 2, 4, 6 या 8 हो, तो यह क्या होती है, संख्या 2 से पूरी तरह विभाजित हो जाती है। अब जैसे कोई भी बड़ी से बड़ी संख्या हो, जैसे यहाँ पे एक हम लोग संख्या ले लेते हैं 1, 2, 3, 4, 5, तो यह क्या 2 से भाग लगेगा इसमें, तो नहीं लगेगा क्योंकि इकाई अंक 5 है। लेकिन यही इकाई अंक जो है यहाँ 0 आ जाए तो क्या होगा, इकाई अंक 0 हो जाएगा, तो इसमें 2 से भाग लगने लगेगा। अब 3 से विभाजित का नियम अगर देखेंगे तो इसका क्या होगा, अंकों का योग। अगर अंकों का योग 3 से पूरा विभाजित हो जाता है तो वह संख्या भी 3 से विभाजित होगी। और 9 के साथ भी यही है कि अगर उसमें भी 3 के साथ साथ 9 में भी यही नियम लगता है कि अंकों का योग अगर 9 से विभाजित हो जाता है तो वह भी संख्या पूरी तरह 9 से विभाजित होगी। जैसे हम लोग एक उदाहरण देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए 1, 2, 3 है, इसके अंकों का योग कितना होगा, 1 + 2 + 3, 3, 2, 5, 1, 6 हुआ। 6 को अगर 3 से हम भाग लगाएंगे तो 2 होगा, पूर्णतः विभाजित हो गई, इसलिए इसमें 3 से इसमें भाग
लग जाएगा, 3 से यह विभक्त होगी, डिविजिबल है 3 से। अगर मान लीजिए यहीं पर हम लोग लेते हैं 7 2 9, तो इसके अंकों का योग जोड़ते हैं, क्या 9 से विभाजित है या नहीं है, तो 7 2 9 9 18 हो ना, 7 जोड़ 2 जोड़ 9 बराबर कितना हो 18, और 18 में हम लोग जानते हैं कि 9 से भाग लग जाता है, तो यह जो है यह संख्या 9 से पूरी तरह विभाजित होगी। अब 4 से अगर डिविजिबिलिटी के नियम को देखें, 4 से विभक्त होने के नियम को देखें हम लोग, तो 4 से क्या है, तो 4 से 8 से 16 से तीनों से हम लोग देख सकते हैं एक ही साथ। तो 4 में क्या है कि दहाई अंक स्थानांक और इकाई स्थानांक, अगर उससे बनी हुई कोई संख्या उसमें 4 से पूरी तरह भाग लग जाए तो वह संख्या 4 से विभाजित होगी। 8 के लिए क्या है, सैकड़े स्थान का, दहाई स्थान का और इकाई स्थान का अंक, अगर उसमें 8 से पूरा भाग लग जाए तो वह संख्या क्या होगी, 8 से पूर्णतः विभाजित होगी। इसी तरह 16 के लिए है हजार, सैकड़ा, दहाई और इकाई स्थान के अंकों से बनी हुई संख्या। जैसे हम लोग उदाहरण से समझेंगे तो बहुत ही आसान होगा। जैसे मान लीजिए 140 है, क्या इसमें 4 से भाग लगेगा, तो अंक यहाँ पे देखेंगे क्या है, दहाई स्थान और इकाई स्थान से अंकों से मिलकर बनी हुई संख्या कौन सी है, वह है 40। तो 40 जो है उसमें तो 4 से भाग लगता है, तो इसलिए यह संख्या 4 से इसमें पूरा भाग लग जाएगा। अब हम लोग देखते हैं कि क्या इसमें 8 से भाग लगेगा नहीं लगेगा, तो देखते हैं 140, मान लीजिए ये इतनी बड़ी संख्या, क्या इसमें 8 से भाग लगेगा, तो 8 से भाग लगने के लिए हमें देखना पड़ेगा क्या 140 में 8 से भाग लगता है, तो 140 में 8 से भाग तो नहीं लगता है, तो इसलिए 8 से इसमें भाग नहीं लगेगा। अगर यहीं पर 140 के बदले अगर ये रहता, ऐसे रहता, तो क्या होता, तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे 488 है, 488 में अगर हम लोग 8 से भाग लगाएंगे तो 8 से भाग लग जाएगा, यानी सैकड़ा, दहाई और इकाई स्थान के अंकों से मिलकर बनी हुई संख्या भी 488, उसमें 8 से भाग लगाएंगे तो 61 आता है, इस यानी कि इस संख्या में 8 से भाग लग जाएगा। अब अगर हमारे 16 के लिए हमें जांच करना हो तो हमें क्या देखना पड़ेगा, 16 के लिए हमें जांच करना हो तो हमें यहाँ तक 1000 तक देखना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए इस संख्या में क्या 16 से भाग लगेगा या नहीं लगेगा, अगर इसी संख्या में हम लोग देखें तो यहाँ पे आ जाएगा 1488, 1488 में 16 से भाग लगेगा या नहीं लगेगा, आपको यह देखना है। तो नहीं लगेगा, क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि अभी 8 से भाग लगाया है तो 61 है और नीचे 2 आया है, तो यह इसमें 8 से भाग नहीं लगेगा, 16 से भाग नहीं लगेगा, तो यह संख्या जो है क्या होगी, 16 से विभाजित नहीं होगी। तो हमें क्या देखना है, 4 से भाग लगने में हमें देखना है लास्ट के 2 डिजिट, 8 से भाग लगने में लास्ट के 3 नंबर्स को देखना, 3 डिजिट से बने हुए नंबर को, और 16 से भाग लगने में देखना है लास्ट के यानी दाईं ओर के 4। तो यही है 4, 8 और 16 से भाग लगने का नियम। अंत के जो हैं, अंत के 2 अंक, अंत के 3 अंक से बनी हुई संख्या, अंत के 4 अंक से बनी हुई संख्या। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और हम लोग अब देखते हैं 5 से। तो 5 से भाग लगने के लिए क्या नियम है, 5 से कोई संख्या तभी विभाजित होगी जब इकाई अंक उसका 0 या 5 हो। जैसे 1 2 0 5, तो यहाँ इकाई अंक 5 है तो इसमें 5 से भाग लगेगा। 1 2 1 3 4 5 6 7 0, यहाँ 0 है तो इसमें 5 से भाग लग जाएगा। तो ये बहुत ही सिंपल है, यही इसे आप लोग याद रखेंगे। अब 6 से हम लोग देखें तो 6 से भाग लगने के लिए क्या है, उस संख्या में 2 और 3 दोनों से भाग लगना चाहिए। तो 2 से भाग लगने का नियम क्या है, वह है इकाई अंक 0 2 4 6 8 हो, और 3 से भाग लगने का नियम क्या है कि अंकों का योग जो है वह क्या हो, वह जो है अंकों का जो योग है वह क्या हो, उसमें जो है 3 से भाग लग जाना चाहिए, तो फिर भाग लग जाएगा। जैसे मान लीजिए अभी मैं आपको एक सामने एक संख्या देता हूँ 216, इसमें 6 से भाग लगेगा नहीं, तो हम लोग क्या देखेंगे, पहले इकाई अंक 6 है, तो इकाई अंक 6 है तो इसलिए 2 से भाग इसमें लग रहा है, और अंकों का योग क्या है 2 जोड़ 1 जोड़ 6, तो 6 2 8 9 हो रहा है, तो 9 में 3 से तो भाग लग जा रहा है, तो इस तरह से 3 से भाग, 2 और 3 दोनों से लग गया भाग, इसलिए 6 से भी भाग इसमें लग जाएगा, 6 से भी ये विभाजित होगी। अब हम लोगों ने देख लिया है 1 2 3 4 5 6 8 9 देख लिया है। अब 11 का हम लोग देख रहे हैं।
सम ऑफ नंबर्स एट ऑड प्लेसेज। 11 के लिए क्या है, 11 के लिए सिंपल यही है कि सम स्थान के अंक और विषम स्थान के अंक को जोड़ देना है, दोनों को अलग अलग जोड़ देना है। सम स्थान के अंकों का योगफल निकाल लेना है और विषम स्थान के अंकों का योगफल निकाल लेना है और उनको घटा देना है। और घटाने के बाद अगर 0 आ जाए या 11 का मल्टीपल आ जाए, 11 आ जाए, आपको 22 आ जाए, 44 आ जाए, कुछ भी आ जाए, तो क्या होगी, वह संख्या 11 से विभाजित होगी। जैसे हम आपके सामने कुछ उदाहरण लेकर आए हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या करना है, हमें क्या जोड़ना होगा, हमें जोड़ना होगा 1 को, 8 को, 4 को और 5 को। और फिर क्या जोड़ना होगा, फिर जोड़ना होगा हमें 0 को, 6 को और 1 को। तो अल्टरनेट नंबर्स को हम लोग जोड़ लेते हैं एक तरह से देखें तो 1 को और 8 को जोड़ते हैं, फिर 4 को जोड़ते हैं और 5 को जोड़ते हैं। तो कितना होता है योग, तो 8 1 9, 4 13 5 18 हुआ। और इधर जोड़ते हैं 0 को, 6 को और 1 को, तो 6 7 हुआ। इन दोनों को अगर घटाते हैं हम तो दोनों घट के कितना हो जाता है, इन दोनों को घटाने पे क्या होता है, हमारे पास क्या मिलता है, हमें मिलता है 11, जो कि 11 का मल्टीपल था, वह 11 स्वयं है। तो 0 या 11 का मल्टीपल कुछ भी आ जा रहा है तो यह संख्या क्या होगी, 11 से भाग इसमें लग जाएगा, यानी संख्या में 11 से भाग लगेगा। अब हम लोग दूसरी संख्या देखते हैं। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 1 को, 5 को और 4 को जोड़ेंगे और 3 7 को अलग जोड़ेंगे। तो 1 जोड़ 5 और जोड़ 4, इसको जोड़ते हैं तो कितना होता है, 5 4 9 1 10 होता है। 3 और 7 को जोड़ते हैं तो कितना होता है, 10 होता है। इन दोनों को घटाते हैं तो 0 होता है, यानी 0 आ गया है। तो यानी इस संख्या में क्या होगा, 11 से भाग लग जाएगा। अब यहाँ पर 11 205 है, इसको अगर हम लोग जोड़ते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, 1 2 और 5 को जोड़ना पड़ेगा। तो 1 जोड़ 2 जोड़ 5, तो कितना होता है, 5 2 7 1 8। और फिर इस 1 और 0 को जोड़ना पड़ेगा। तो 1 जोड़ 0 बराबर कितना हुआ, 1 हुआ। इसको घटाते हैं तो कितना आता है, 7 आता है, जो कि ना तो 0 है और ना ही 11 का मल्टीपल है। तो इसलिए क्या हो जाएगा, इस संख्या में 11 से भाग नहीं लगेगा। तो इस तरह से आप बना सकते हैं, एक एक छोड़ के जो है स्किप करके, हम लोग एक नंबर स्किप करके जोड़ लेते हैं और फिर ऐसे हो जाता है। तो इवन प्लेसेज और ऑड प्लेसेज, ये ऑड प्लेसेज है येलो वाले जो हैं, और ये जो है वो बाकी जो हैं वो नॉन हाईलाइटेड जो हैं वो इवन प्लेसेज है। तो इस तरह से हम लोग कर लेते हैं। अब क्या है, अब हम लोग जान लेते हैं। अभी देखिए, अब यहाँ पर कुछ और भी नंबर्स हैं, जैसे कि 7 19 13, इन सब के लिए मेरी समझ से कोई भी रूल याद रखना जो है वह ज़्यादा कारगर नहीं होता है, थोड़ी देर के लिए काम आता है, आगे जाकर आपको भाग ही देना पड़ेगा। तो इसलिए उसके रूल्स को याद रखना ज़रूरी नहीं है। अब प्राइम नंबर्स के लिए हम लोग आते हैं। प्राइम नंबर्स का अगर हम लोग देखें तो संख्याओं को इस तरह से भी बांटा जाता है, जैसे हम लोगों ने देखा कि सम और विषम में बांटा जाता है, वैसे ही अभाज्य संख्या और कंपोजिट नंबर्स में बांटा जाता है। यानी प्राइम नंबर्स और कंपोजिट नंबर्स, अभाज्य संख्या और रूढ़ या यौगिक संख्या। देखिए, अभाज्य संख्या होने के लिए 2 ही शर्त है कि पहला नंबर क्या होना चाहिए, 1 से बड़ी कोई होल नंबर होना चाहिए, पूर्ण संख्या होनी चाहिए, यानी नेचुरल नंबर ही हुआ एक तरह से। तो 1 से बड़ा कुछ भी होना चाहिए, कोई भी संख्या होनी चाहिए। और दूसरा क्या होना चाहिए, उसमें 1 से ही भाग लगे। पहला तो वह 1 से बड़ा होगा, 1 प्लस होना चाहिए उसे। और दूसरा क्या होना चाहिए, उसमें जो विभाजित होना चाहिए वह या तो 1 से विभाजित होगा या स्वयं से विभाजित होगा। और ये इस 2 कंडीशंस को जो संख्या फुलफिल कर ले रहा है वह संख्या अभाज्य संख्या कहलाती है। और जो अभाज्य संख्या नहीं है वही है रूढ़ संख्या या यौगिक संख्या, वही है कंपोजिट नंबर। जैसे अभाज्य संख्या के लिए हम लोग देखें तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या जो है वह 2 है, और एकमात्र सम अभाज्य संख्या जो है, इवन ऑड नंबर जो है वह 2 है। 2 3 5 7 11 इस तरह से जो है ऑड ये प्राइम नंबर्स हैं, अभाज्य संख्या है। एक जो है वह ना तो एक क्या है, एक ना तो अभाज्य संख्या है और ना ही संयुक्त संख्या है, रूढ़ संख्या है। अभाज्य संख्या के बारे में पता लगाने के लिए जो भी संख्या इस फार्मूले के अंतर्गत, इन दोनों फार्मूले के अंतर्गत आ जाती हैं वो अभाज्य संख्या ही होती हैं। यहाँ पर n की जगह n² + n + 41 या n² + n + 17, यहाँ पर n की जगह -39 से लेकर 39 तक आप
रख सकते हैं और वो संख्या जो भी निकलेगी वह आपके लिए जो होगी वह अभाज्य संख्या ही होगी। यहाँ पर जैसे हम लोगों ने पहले में एक रखा है, n स्क्वायर की जगह 1 रखा है, तो आप देखेंगे कि 1 स्क्वायर जोड़ 1 जोड़ 1 2 हुआ, 2 और 41 43 हो गया। अगर इसके जगह हम लोग 2 रखें तो 2 दूनी 4 जोड़ 2 6, 41 जोड़ 6 47 हुआ और 17 जोड़ 6 23 हो गया। 3 अगर रखें तो 3 स्क्वायर जोड़ 3 तो 9 3 12, 12 41 जोड़ 12 53 हो गया और यहाँ पर 17 जोड़ 12 29 हो गया। यह भी अभाज्य संख्या है। इसी तरह अगर हम लोग 4 रखें तो 4 स्क्वायर जोड़ 4 तो हो गया 4 चौके 16, 4 20 और 20 और 41 हुआ 61 और 17 और 20 हुआ 37। इसी तरह अगर हम लोग 5 स्क्वायर रखें तो 5 स्क्वायर जोड़ 5 25 जोड़ 5 30 और 41 71 हुआ और 25 जोड़ 5 30 और 17 47 हुआ। तो इस तरह से ये फार्मूले से भी अभाज्य संख्याओं का पता चल जाता है, लेकिन ये भी उतना कम नहीं होने वाला है। तो आगे हम लोग देखेंगे कि किस तरह से हम लोग अभाज्य संख्याओं के बारे में पता कर सकते हैं। तो जो संयुक्त संख्या है, जो संख्या अभाज्य संख्या नहीं है वही संयुक्त संख्या है। जैसे 4 6 8 22 इत्यादि क्या है, ये संयुक्त संख्या है। अब हम लोग देख लेते हैं एक को प्राइम नंबर्स भी होते हैं। को प्राइम नंबर्स इन्हें कहते हैं, हिंदी में कहते हैं इन्हें सह अभाज्य संख्या। सह अभाज्य संख्या। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि सह अभाज्य संख्या दोनों संख्याओं को अभाज्य होना जरूरी नहीं है। सिंपल सा ये है कि उनका जो HCF होता है यानी मौसो जो होता है वह क्या होता है, महत्तम समवर्तक जो होता है वह 1 होता है। यानी उन दोनों के बीच जो कॉमन फैक्टर है वह केवल 1 ही है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो है वह 1 ही और कुछ भी नहीं। जैसे 2 और 3 है तो 2 और 3 जो है वह सह अभाज्य संख्या है, को प्राइम नंबर से। 3 और 4, यहाँ 4 देख सकते हैं आप, यह तो अभाज्य संख्या नहीं है क्योंकि इसमें 2 से 1 और 4 के अलावा 2 से भी भाग लग जा रहा है, तो है नहीं है तो अभाज्य संख्या। लेकिन 3 और 4 जो है वो को प्राइम नंबर से। इसी तरह 4 और 5 को प्राइम नंबर से, 5 और 6 को प्राइम नंबर से। और ये तो नज़दीक की संख्या तो को प्राइम्स हैं ही, दूर की संख्या भी को प्राइम्स हैं। जैसे 4 7 7 9 ये भी को प्राइम्स है, सह अभाज्य संख्या है। सह अभाज्य संख्याओं का उपयोग हम लोग आगे देखेंगे कि कैसे हम लोग डिविजिबिलिटी रूल्स में भी प्रयोग कर सकते हैं, यानी विभक्ति के नियमों के लिए भी इनका प्रयोग कर सकते हैं। जैसे 12 24 इत्यादि का अगर हमें विभक्ति का नियम देखना हो तो क्या करना हो, इन्हें 12 से विभाज्यता का नियम अगर हमें देखना हो तो इनका क्या करेंगे, हम लोग इनका ऐसा हम गुणनखंड करेंगे जो कि 2 को प्राइम्स के रूप में निकल जाए। तो 12 का हम लोग देखते हैं तो 3 गुने 4 होता है, 24 का देखते हैं तो 3 गुने 8 होता है, 48 का इसी तरह 3 गुने 16 होता है। 48 का अगर आप देखेंगे तो और कोई नहीं निकलेगा कहीं भी गुणनखंड करने पर भी। 56 का देखेंगे तो 7 गुने 8 निकलता है। 90 का देखेंगे तो 9 गुने 10 निकलता है। तो इस तरह से हम बड़ी संख्याओं का, जैसे मान लीजिए 132 है तो 132 का अगर आपको निकालना हो कि कैसे रूल होगा तो इसका अभाज्य गुणनखंड कर देंगे 11 गुने 12। यह जो है यह क्या है, इनका को प्राइम नंबर्स हैं दोनों 11 और 12। इस तरह से यदि किसी संख्या में 132 से विभाजित है या नहीं यह पता लगाना हो, वह संख्या 132 से विभाजित है या नहीं यह पता लगाना हो तो क्या करना होगा, वह उसे 11 से देखना होगा उसमें भाग लगेगा या नहीं, और 12 से भाग लगेगा नहीं। और 12 से के लिए भाग लगने के लिए तो हम लोग जानते हैं यह 3 गुने 4 है, यानी इसमें 3 से भाग लगना चाहिए, 4 से भाग लगना चाहिए और 11 से भाग लग जाना चाहिए। अगर इस संख्या में 3 गुने 4 गुने 11 से भाग लग जाएगा तो वह संख्या 132 से विभाजित होगी। अब हम लोग देख लेते हैं कि कोई संख्या अभाज्य संख्या है या नहीं है, यह कैसे पता लगेगा। तो इसके पता लगाने के लिए बहुत ही आसान सा नियम है, दो तीन स्टेप्स हैं, वो 2-3 स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं, बस आपको पता चलेगा। पहला स्टेप यह है कि आपको देखना है कि वह संख्या उस संख्या के जस्ट आगे, जस्ट बड़ा, उस संख्या से जस्ट थोड़ा सा बड़ा कौन सा या बराबर कौन सी ऐसी संख्या है जो कि परफेक्ट स्क्वायर है यानी पूर्ण वर्ग संख्या है, यह पता करना है। अर्थात हमने जान लिया, जब हमने यह पूर्ण वर्ग संख्या हम लोगों ने पता लगा लिया, उसके बाद हमें पता लगना है कि यह पूर्ण वर्ग जो है किस संख्या का वर्ग है, यह किस संख्या का वर्ग है।
और यह जिस भी संख्या का वर्ग है, मान लीजिए यह n नाम की किसी संख्या का वर्ग है, तो n से छोटी जितनी भी संख्या हैं, n से छोटी जितनी भी संख्या हैं, उन सब से हमें क्या करना होगा, उस संख्या को, जो अभाज्य संख्या है या नहीं यह पता लगाना है जिस संख्या के बारे में, उसमें भाग लगाना है। अगर किसी भी एक संख्या से n से छोटी जितनी भी कोई भी संख्या है, उसमें किसी भी संख्या से अगर इस संख्या में भाग लग जाता है तो यह संख्या अभाज्य संख्या नहीं होगी। तो 3 स्टेप है। सबसे पहले हमें यही देखना है कि जिस भी संख्या का, मान लीजिए कोई संख्या है p, जिसके बारे में हमें पता लगाना है कि वह प्राइम है या नहीं, तो वह उस संख्या से निकटतम जो पूर्ण वर्ग संख्या जो उससे बड़ी हो, लेकिन निकटतम बड़ी या बराबर पूर्ण वर्ग संख्या का पता लगाना है। फिर जिस पूर्ण वर्ग संख्या का हमने पता लगाया उसके बारे में पता लगाना, वह किस संख्या का वर्ग है हमें यह पता लगा लेना है। और जब यह पता लग जाए कि वह जिस संख्या का वर्ग है, मान लीजिए वह n संख्या का वर्ग है, तो n से छोटी जितनी भी संख्या है, n से छोटी जितनी भी संख्या है, उन सब से हमें क्या करना होगा, देखना होगा कि p में भाग लगता है या नहीं लगता है। अगर p में किसी एक भी संख्या से भाग लग जाता है तो इससे यही पता चलेगा कि यह p जो है वह क्या है, वह पूर्ण वर्ग नहीं है, वह प्राइम नंबर नहीं है। क्या पता चलेगा, p जो है वह प्राइम नंबर नहीं है। अब जैसे हम लोग उदाहरण से देखेंगे तो ज़्यादा आसानी से हम लोग समझ पाएंगे हम लोग प्राइम है या नहीं, इसका टेस्ट लेते हैं। तो जैसे हमारे सामने देखिए 167 है, 167 जो है वह अभाज्य संख्या है या नहीं यह पता करना है। तो हमें क्या देखना पड़ेगा, 167 जो है वह किस संख्या, इससे बड़ी जो पूर्ण वर्ग संख्या है वह कौन सी है, वह है 13 स्क्वायर 169 है ना, जो कि इससे जस्ट बड़ी है। तो यह 13 स्क्वायर हुआ। अब हमें क्या करना है, 13 से जितनी भी छोटी संख्या है उन सब में 167 में भाग लगाना है। किसी एक से भी अगर लग गया तो यह जो है वह क्या होगा, 167 जो है वह अभाज्य संख्या नहीं रहेगी। अब भाग लगाने का नियम हम लोग जानते ही हैं पहले से ही, 2, 3, 4 इस सब के जो नियम है हम लोग उसी का प्रयोग करेंगे। अब इसमें भाग लगाना है तो पहले देखेंगे 2 से भाग लगेगा नहीं क्योंकि इकाई अंक 7 है। 3 से भाग लगेगा तो नहीं लगेगा, 6, 7, 13, 1, 14, 3 से भाग नहीं लगता है 14 में। 4 से भाग लगेगा नहीं, 6, 7, 67 है, 64 होता तो लग भी जाता। 5 से भाग लगेगा, इकाई अंक तो 0 या 5 है नहीं। 6 से भाग लगेगा, जब 3 से भाग लग नहीं रहा है, 2 से भाग लग नहीं रहा है तो 6 से कैसे लगेगा। 7 से भाग लगेगा, अगर 7 से भाग लगा के देखिएगा तो 7 से भी भाग नहीं लग रहा है। 8 से भाग लगेगा, 1, 6, 7 में तो 8 से भाग लगेगा नहीं क्योंकि 20, 8 से भाग लगाएंगे तो 20, 8, 160 आएगा और 7 हो जाएगा शेष। तो 9 से भाग लगेगा, जब 3 से भाग नहीं लग रहा है, 6, 7, 13, 1, 14 इसे जोड़ते हैं तो क्या होता है, 14 में 9 से भी भाग नहीं लगता है तो इसमें 9 से भी भाग नहीं लगेगा। 10 से भाग नहीं लगेगा क्योंकि इकाई अंक 0 नहीं है। और 11 से भाग इसलिए नहीं लगेगा कि 7, 1, 8 घटाओ 6 कितना हुआ, 8 घटाओ 6 हुआ 2, तो 11 से भी भाग नहीं लगेगा। और 12 से भाग इसलिए नहीं लगेगा क्योंकि 3 और 4 से भाग नहीं लग रहा है। 13 से भाग लगेगा या नहीं ये देखना है, तो 13 से भाग लगने का देखने का ज़रूरत ही नहीं है अब, क्योंकि 13 से छोटी का ही हमें देखना है। तो इसलिए यह क्या होगा, यह अभाज्य संख्या है। अब हम लोग दूसरा देख लेते हैं 283। 283 के बारे में अगर हम देखें तो यह किस संख्या, इसकी निकटतम जो पूर्ण वर्ग संख्या है वह कौन सी है, वह हम लोग देखेंगे। तो वह है 16, 16 256 होता है और 17, 17 289 होता है। तो आपको स्क्वायर से जो है संख्याओं का वर्ग जो है वह जरूर याद रखना चाहिए। 17 स्क्वायर जो है वह क्या है, वह 283 के से बड़ा है, जस्ट बड़ा पूर्ण वर्ग संख्या 289। अब 17 से छोटी जितनी भी संख्या है उन सब में 283 से भाग लगाना है। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं 283 में भाग लगने के लिए क्या देखना पड़ेगा। 2 से नहीं लगेगा, 8, 3, 11, 2, 13, 3 से नहीं लगेगा, 4 से नहीं लगेगा, 5 से नहीं लगेगा क्योंकि इकाई अंक 3 है, 6 से नहीं लगेगा क्योंकि 2 से नहीं लग रहा है, 3 से भी नहीं लग रहा है, और 6 के बाद 7 से भी नहीं लगेगा, 7 चौका 28 से नहीं लगेगा, 8 से तो लगेगा ही नहीं, 9 से अगर 2 और 4 से संभावना बनती कुछ तो 8 से भी लगने की कुछ संभावना बन सकती थी, तो होगा ही नहीं।
अब 283 के 8 के बाद 9, 8 3 11 2 13, 9 से भी नहीं लगेगा। 10 के लिए 0 होना चाहिए इकाई अंक, तो उससे भी नहीं लगेगा। 11 से 3 2 5, मैं 8 में से 5 घटाए तो कितना होगा, 3 नहीं लगेगा। 12 से भी नहीं लगेगा, 3 और 4 से नहीं लग रहा है। 13 से अगर हम लोग लगाएंगे तो 13 से भी नहीं लगेगा, क्योंकि 13 दूनी 26 और 2 3 फिर नहीं लगेगा। 14 से तो नहीं लगेगा। 15 से नहीं लगेगा, क्योंकि 3 और 5 से नहीं लग रहा है। 16 से भी नहीं लगेगा और 17 से लगाने की ज़रूरत नहीं, तो यह भी आभास संख्या है। 8 2 3 को अगर हम लोग देखें तो हम लोग क्या करेंगे, 8 2 3 किसके नज़दीक है, 8 2 3, तो 8 2 3 जो है वह है किसके नज़दीक है,